मुझे इसमें भी चालू करके दिखाना। हेलो हेलो एवरीवन, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, क्या सुनाई दे रहा हूं? बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर शुरुआत करते हैं सेशन नंबर 2 की। बताओ भाई साहब, कमेंट्स कहां दिखेंगे आपके? इस वाले पे दिख रहे हैं? बताओ 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 बताओ। हो गया भाई? हेलो एवरीवन, द चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेशन नंबर 2। पिछले सेशन में क्या पढ़ा था भाई? तो ये सेशन नंबर 2 है, तो सेशन नंबर 1 में क्या पढ़ा था आपने? चार्जेस के बारे में। ये घटना, आवाज तो एकदम परफेक्ट जा रही है भाई, बस कमेंट पढ़ पाऊं। हो गई चालू कमेंट्स? बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अभी तो शुरुआत हुई और नंबर शेयर करने लगे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ कल के चैप्टर का मेन हेडिंग क्या था? आपने मेन टॉपिक क्या पढ़े थे? बताओ 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 बताओ। भूमिका साहू, इलिश, भूल गए क्या? आगे पाठ पीछे सपाट। पिछले सेशन की कोई भी घटना याद नहीं है? क्या ही बात है भाई, क्या पढ़ते हो यार। हाँ बेटा, थोड़ी ऐप में ग्लिच चल रही थी, इस वजह से हो सकता है थोड़ा लेट हो गया। हो नहीं, थोड़ा लेट हो ही गया। हार्डली माफी मांगता हूं आप सभी से, ठीक है? क्योंकि इसमें हमारा भी रोल नहीं होता, टेक्निकल ग्लिच होता है। ये बहुत सी चीजें मैनेज करनी होती है, तो इसमें टाइम लग जाता है बेटा, ठीक है? तो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन देर से आए दुरुस्त आ गए वो बड़ी बात है। आ गए वो बड़ी बात है, और मचाने वाले वो उससे भी बड़ी बात है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? वाह, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम बेसिकली कल के सेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, मास के बारे में पढ़े थे। बहुत छोटी छोटी बातें हमने कल के सेशन में पढ़ी थी। क्या आज के सेशन के लिए आप तैयार हो? क्या रिवाइज करके आए हो? क्या वही जोश और जुनून जो पहले सेशन में आपने दिखाया था, वो जोश और जुनून के साथ आए हो? तो बताओ, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ आज के सेशन में आए हो कि नहीं आए हो? वाह वाह, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। कहानी शुरुआत करूं? श्वेता, माधुरी, ठीक है, नीति, निशा, अरे ध्रुव गुप्ता, अरे फट 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 चेट जा रही है। आयुष्मान थोड़ा, हाँ टाइम टेबल चेंज हुआ है, अपडेट आपको मिल गई होगी, ऐप पे नोटिफिकेशन आ गई होगी, वहां से टाइम टेबल देख लेना। क्या आप इस चैप्टर की या फिजिक्स की किताब की आप अलग नोट बना रहे हो? क्लास नोट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? क्लास नोट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? हाँ, अरे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? अरे बता, आपसे ही पूछ, अरे भाई आपसे ही पूछ रहा हूं, चुप क्यों हो गए? हाँ ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से चैट है वो लेग कर रही है, ठीक है, बहुत लेग कर रही है। ठीक है छोड़ो, मैं आ जाता हूं। देखो बात सुनना, फिजिक्स की किताब की एक आपको अलग से नोट्स बनानी है, क्लास नोट बनानी है, ठीक है? क्लास नोट पे ध्यान में यह रखना कि जो सेशन में पढ़ाई गई है वह बातें उसमें मेंशन की ही जाए, वो लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ बात लिखी, कुछ कुछ बात नहीं लिखी, और तो और मैं कुछ अलग बात बताऊं, या फिर ऐसी कोई बात है जो मैंने सिंपल तरीके से समझा दी है लेकिन उसको लिख के नहीं लाया हूं, ठीक है? तो आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, गुजराती में, कोई भी अपनी आपकी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में साइड में एक डब्बा बना के लिख लेना। वो काम आएगी जब आप रिवीजन करोगे, आपको बात याद आएगी, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो वो एक चीज का ध्यान रखना। और छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको लगे कि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड था, एक स्टार करो, और ज्यादा हार्ड था, डबल स्टार करो। या एमपी बताया था, साइड मतलब वो स्टार वाली मेथड को अप्लाई करना अपनी नोट्स में। ये रिवीजन पर्पज से बहुत एमपी है। क्या आपको याद है कि पिछले सेशन में हमने 4 से शुरुआत की थी? कुछ बेसिक सी घटना समझी थी कि वहां पर है ना, शुरुआत करते हैं अपन, देखना। लेकिन पहले रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद सेशन में आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आगे पाठ पीछे सपाट वाली कहानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें यहां पर लिंक्ड है। पहला चैप्टर, पहला सेशन दूसरे सेशन से लिंक होगा, वैसे ही दूसरा सेशन तीसरे सेशन से लिंक होगा, वैसे ही लिंक्ड वाली कहानी चलेगी। और तो और पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरा चैप्टर तीसरे चैप्टर के साथ, ऐसे लिंक्ड कहानी चलेगी पूरे के पूरी बुक 1 फिजिक्स की। तो यहां पर कोई भी चीज आपको छोड़ के नहीं जानी है,
कोई भी चीज। हाँ, आपको कोई भी परेशानी फील कर रहे हो, मुझे बता देना कि सर ये दिक्कत आई थी, इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको टाइमली कोशिश करूंगा, टाइमली आपको मैसेज कर दूं, बता दूं कि ये बात है, आप ये फॉलो कर सकते हो। लेकिन कभी भी अपनी ओर से मक्कारी मत करना इस बैच में, कभी भी नहीं। बस यही एक चीज मुझे आपसे चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ो। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन रोज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देख, पिछले सेशन में हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि वहां पर मास और चार्ज दोनों के बीच के डिफरेंस से शुरुआत की थी, ठीक है। उसमें हमने थोड़े वर्सेस वाला पार्ट भी देखा था कि दोनों में चेंजेस क्या होता है। मास है वो पॉजिटिव ही होता है, चार्ज जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यहां पर जो फोर्स लगता है मास में वो हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का होता है, जबकि यहां पर रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है, ठीक है सर। फिर बेसिक सी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, बेटा याद है क्या आपको? पहली बेसिक सी प्रॉपर्टी क्या थी? पहली बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, हाँ बेटा ऐप पे नोट मिल जाएंगे आज से आपको, मतलब डेली आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और मैं चैप्टर वाइज एक शीट भी आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे के सारे रहेंगे, और वहां से होमवर्क भी देता जाऊंगा और एनसीईआरटी से भी होमवर्क देता जाऊंगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये बात कि हम 3 बेसिक सी चार्जेस के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे पिछले सेशन में। पहली, चार्ज को ऐड किया जा सकता है, एल्जेब्रिक सम किया जा सकता है, एडिटिव नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी बेसिक सी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 3 प्रॉपर्टी से मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन सकता है। कहां पर? 2026 में जब आप पेपर देने जाओगे वहां पर हो सकता है आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन हर एक मार्क्स पे ध्यान दिया जाएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वांटाइजेशन से मैंने आपको ये भी बताया कि वहां पर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे बन सकते हैं, और 2 न्यूमेरिकल्स मैंने होमवर्क में भी दिए थे। थोड़े न्यूमेरिकल्स हमने साथ साथ किए थे, थोड़े न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। अभी चेक करते हैं कौन कौन वो होमवर्क करके लाया है। उसके बाद कंडक्टर इंसुलेटर की बात की थी, मेथड ऑफ चार्जिंग की बात की थी, और लास्ट में इलेक्ट्रोस्कोप की बात की थी, ठीक है। गोल्ड, सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप नहीं, गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात की थी। बढ़िया बात। लो आकाश बेटा लव यू बोल रहा है, लव यू बेटा। पहले ये बताओ कि क्या पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया गया था, क्या वो आप करके लाए हो? क्या आप वह करके लाए हो? अगर हां तो उसका आंसर लिखना, हां तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगर करके लाए हो तो आपको इसका आंसर बताना है। भाइयों बहनों बताओ कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ। पहला सेशन देखा तो था ना भाई, ऐसा लग रहा है कि क्या ही पढ़ा था। पहला सेशन देख के तो आए हो ना, वहां पर लास्ट पे मैंने 2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे, ऐसे होमवर्क की स्लाइड लगाई थी और 2 क्वेश्चन एक और ऊपर नीचे लगाए थे। क्या याद आ रहा है? हाँ यस सर कर लिया। पार्थ अरोरा बोल रहे हैं कर लिया। नमन जी बोल रहे हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ बहुत सारे का आंसर आया है। 6.2 × 10⁹ सेकेंड सही आंसर है। देखो जिसका हो गया बहुत बेहतरीन आंसर, वेरीफाई करते हैं क्या सही है या गलत है। 100% सही है। 6.2 या 6.25 × 10⁹ सेकेंड ये आपका सही आंसर है। अब ये कैसे आया था एक बार रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा याद दिला देता हूं कैसे आंसर निकाला जाता है। देख हमारे पास घटना ये है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन से मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर जा रहे हैं। कितनी रफ्तार से जा रहे हैं सर? इतनी रफ्तार से जा रहे हैं। 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं भाई? 1 सेकंड में ध्यान दे, 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जितने जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। क्या 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 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा बेटा? तो हम पहले है ना चार्ज को फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं। चार्ज Q = Ne। देख हम पहले है ना बेसिक से मतलब लिख दे, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वरना बेसिक पे लिखा जाता है वी नो दैट द चार्ज क्वांटाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चार्ज क्वांटाइजेशन रूल Q = Ne। ठीक है, अब चार्ज हमें पता है 1 कूलम्ब, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और E यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, अब ये यहां से n की वैल्यू निकाल ली, ये पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप था जहां से आपने क्या निकाल ली? n की वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए कि भाई 1 कूलम्ब के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मैं पूरा नहीं गिन रहा हूं क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन है, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, या अगर आपको मेथड कंसेप्चुअल एरर आई है तो मैं बता रहा हूं कि इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। स्टेप नंबर 2, स्टेप टू ये कहता है कि भाई 1 सेकेंड में इतने 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स
तो ये जो आपकी वैल्यू निकाली है उसके लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब कि सर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अपने पास? 1 सेकेंड में अपने पास आ रहे हैं 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया जी इसको उल्टा कर लेते हैं क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में, तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू क्या है? ये n की वैल्यू जो हमने पहले स्टेप में निकाली थी। n इलेक्ट्रॉन्स के लिए, n इलेक्ट्रॉन्स के लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? बस यहां से हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दी और आंसर निकाल दिया। यूनिटरी मेथड अप्लाई करने पे आपको जो आंसर मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। देखना n की वैल्यू तो आपने पहले यहां से निकाल दी, वो चेंज करनी है, इंटरचेंज करनी है। तो टाइम t इज इक्वल टू आ जाएगा n ऊपर गया 10⁻⁹ नीचे आया। आंसर निकाल लेना बेटा, यहां से आपको आंसर निकालना है। हाँ, जो जिन्होंने लिखा है ना 198 ईयर्स, ये सिंप्लीफाई करोगे ना आपको ये दूसरा वाला आंसर मिलेगा। ये इतना सिंप्लीफाई करोगे आपको दूसरा वाला आंसर मिलेगा। इतना सिंप्लीफाई करोगे आपको दूसरा वाला आंसर मिलेगा। चाहो तो n की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये 1.6 इस तरफ जाएगा, 10⁻⁹ इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब n की वैल्यू से हमने टाइम निकाल लिया। अब समझना मेरी बात, टाइम आपको इस तरह से मिलेगा। ये आंसर सही है, 100% ये आंसर सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने ये आंसर भी दे रखा है 198 ईयर्स। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं मिनट में, मिनट के बाद आवर में, आवर के बाद डेज और फिर साल में, ठीक है। तो देख जो भी यहां से वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड था, हमने कन्वर्ट किया मिनट में, 60 से डिवाइड किया। मिनट को वापस हम कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, 60 से मल्टीप्लाई किया। आवर्स को कन्वर्ट करते हैं डेज में, 24 से मल्टीप्लाई किया। अब ये डेज में हो गया, 24 आवर होती है ना, तो ये डेज में कन्वर्ट हो गया। और अगर ये डेज को भी वापस कन्वर्ट करना है आपको ईयर में, तो यहां से 365 से डिवाइड किया, आपको जो आंसर मिलेगा वो 198 ईयर्स मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है बेटा? क्या आगे बढ़ाई जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने था बेटा ये कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। कितना कप ऑफ वाटर दे रखा है? 250 ग्राम। लो बताओ, लो बताओ। मिलेंगे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि ईयर्स में बताओ तो चलेगा, सेकंड में भी आप बता सकते हो। किसका क्वेश्चन था ये? माधुरी जी का क्वेश्चन था? नहीं, जीत का क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एफ है वो लेक कर रहा है चीट। नहीं आज ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख दूसरा क्वेश्चन, क्या आप कर पाए हो? दूसरा क्वेश्चन चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे बेटा जी? बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाए थे या नहीं कर पाए थे? इसका आंसर निकला था आपसे? पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज कितना होगा? एक 250 ग्राम के 250 ग्राम H2 है अपने पास। H2 मतलब क्या हुआ? वाटर हुआ ना? नहीं हुआ था आपसे? अरे हाँ 1 ठीक है, मुझे भी नहीं हुआ। लो मैं करवाता हूं। रुको, देखो पहले समझो अपनी बात कि क्या है अपने पास? पानी। कितना पानी है? 250 ग्राम। अपने पास क्या है? H2O। कितना ग्राम है? 250 ग्राम। अब क्या आप बता सकते हो H2O का मोलिकुलर वेट क्या होता है? H2O का मोलिकुलर वेट क्या होता है? हमें क्या पता नहीं, देख समझना इस बात को। अगर हमारे पास H2O है तो इस H2O में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बताओ। देख
हाइड्रोजन क्या होता है सर 1H1 केमिस्ट्री में यही पढ़ते हो ना। तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ऐसे कितने हाइड्रोजन है अपने पास? 2 हाइड्रोजन है अपने पास। तो सर इसके पास 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने बोला हाँ, मैंने भी बोला हाँ। इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। अब ऑक्सीजन को पूछो, सर ऑक्सीजन का ऐसा कुछ होता है, देखना हाइड्रोजन के पास तो 1H1 और ऑक्सीजन के पास 8O16। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर प्लस करके हमने लिखा ऑक्सीजन वाले के पास +8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 प्रोटॉन हुए 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर H2O का एक मोलेक्यूल है तो बेटा जी H2O के कितने मोलेक्यूल है अपने पास? पता ही नहीं है। 250 ग्राम में कितना मोलेक्यूल आते हैं हमें क्या पता? हमें तो एक के लिए पता है, बहुत बढ़िया बात। किसी ने ना कमेंट बॉक्स में लिखा है, ऋषि जी ने बताया, आशीष जी ने भी बताया, कोमलप्रीत ने भी बताया, 18 ग्राम इसका मोल, जो ग्राम पर वेट होता है ना, हम लिखते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। समझना इस बात को कि हम पहले ना कितने मोलेक्यूल्स इस पानी के ग्लास के अंदर होंगे वह मोल की संख्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इन ग्लास ऐसे लिखा जा सकता है सर कि ये टोटल है 250 ग्राम और हम 18 से डिवाइड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। एक बार चेक करके बताओ कि कितना आ रहा है ये डिवाइड करने पे। एक बार डिवाइड करके बताओ कि कितना आ रहा है। सीधी सी बात है, 250 डिवाइड करना है, 250 डिवाइड बाई क्या है 18 है ना, ये 18, ये बन रहा है हमारे पास 13.88 मोल्स। ठीक है, अब एक मोल में हमारे पास कितने एटम होते हैं? एक मोल में कितने एटम होते हैं सर? Na जितने Na यानी एवोगैड्रो नंबर ना। हाँ बढ़िया बात। तो सर लिखा जा सकता है कि एक अगर एटम हो, एक मोल हो, तो अपने पास लिखा जाएगा 6022 इंटू 10⁻23। सही बात, हाँ सही बात, बहुत बढ़िया। तो देख ऐसे लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स 13.88 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ये बात आपको समझ में आई? देख तो एक बार, ये बात आपको समझ में आई बेटा? बस अब तो सिंपल कहानी रही है कि नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इतने हैं। एक मोलेक्यूल में अपने पास कितना है? एक मोलेक्यूल में अपने पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। एक मोलेक्यूल में अपने पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कितने मोलेक्यूल्स है अपने पास? इतने मोलेक्यूल्स है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख, और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। तो देख लिखा जाएगा ऐसे, नंबर ऑफ चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो पहले तो कितने प्रोटॉन है अपने पास, कितने मोलेक्यूल्स है अपने पास? तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, ठीक है, ये लिखा। फिर एक मोलेक्यूल में कितना, मोलेक्यूल में कितना प्रोटॉन है अपने पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वह लिखा आपने। और देखना ये हमने मिला कि कितनी संख्या है प्रोटॉन की, अब प्रोटॉन का खुद का चार्ज ऑफ प्रोटॉन, देख कहानी समझ। पहले हमने क्या फाइंड किया? एक H2O के मोलेक्यूल में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, फिर ऐसे कितने मोलेक्यूल है, वो मोलेक्यूल हमने फाइंड किए। ये स्टेप टू। ये पहले स्टेप में हमने ये समझा कि कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। दूसरे स्टेप में कि ऐसे कितने मोलेक्यूल है। और तीसरा स्टेप यानी गिनने वाला स्टेप, ये तीसरा स्टेप यानी फाइनल कैलकुलेशन वाला स्टेप। हमारे पास क्या आंसर आए थे? 13.88 इंटू करके लिखा गया था 6.022 10⁻23
ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल आए थे। उसके बाद एक मोलिक्यूल में कितना लिखा जाएगा 1.6। अरे एक मोलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन थे 10 जितने थे, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना था भाइयों बहनों, ये लिखा गया था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। लो ये तुम्हारा आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। एक बार कैलकुलेट करो, मोटी मोटी संख्या को कैलकुलेट करो, मोटी मोटी संख्या को कैलकुलेट करो। ये मैथ्स की हेल्प हमने ले ली साथ साथ। ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो मोटी मोटी संख्या को कैलकुलेट करते हैं तो पता चल रहा है ये कि एक तो 13.66 13.88 भाई हैंग कर रहा है ये, हाँ ठीक है चला 13, हाँ ये क्लोज किया गया, चलो ठीक है जाने दो। ठीक है, देख आगे, देख आगे की कहानी। पावर का कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। 23 और ये 19, 23 और 19 सिंप्लीफाई करोगे ये बचेगा प्लस में 4, आगे की वैल्यू निकाल लो कि 10⁻4। ये कूलम में आंसर आ रहा है, ये कूलम में आंसर आ रहा है 1.33 10⁻7। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन कितने हैं बेटा? कौन किसका क्वेश्चन है ये? सक्षम का क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा बेटा। थोड़ी सी केमिस्ट्री की हेल्प ली है, थोड़ी सी तापुर वाली केमिस्ट्री की हेल्प ली है। क्या केमिस्ट्री की हेल्प ली है? बहुत छोटी सी कहानी कि एक मोलेक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक मोलेक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं। मोलेक्यूल किसका है? H2O का है। एक H में कितने प्रोटॉन है? एक H में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक H में एक प्रोटॉन होता है। 1H1 लिखते थे ना, 1H1 लिखते थे। देखिए इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। इस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में सर प्रोटॉन होते हैं 8 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। क्या अब केमिस्ट्री समझ में आ रही है? क्या इसकी केमिस्ट्री समझ में आ रही है तुम्हें? और ऐसे H कितने हैं? 2 है, इसलिए हमने 10 लिखा है, टोटल 10 लिखा है। ये हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन के, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 10, टोटल 10। करेक्ट यहां तक की कहानी? करेक्ट यहां तक की कहानी? आगे बढ़ सकता हूं क्या? ओके ठीक है। देख समझ में अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देख तुम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हें लास्ट में ये वाला आंसर मिलेगा जो किसी ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे भी दिया है कि 1.34 इंटू करके 10⁻7। क्या जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम ही थी, वह तो सेम ही थे। इस वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस 250 ग्राम के वाटर में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए लास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इतनी आ रही है। अगर किसी ने पूछ लिया होता कि नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, तो 0 आ जाता, तो ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता। लेकिन हमें कैलकुलेशन करनी थी कि कितना, स्पेसिफाई किया गया था कि कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है, ये कहानी थी पिछले सेशन की। अगर इसमें हाँ 100% मोस्टली आपको सबको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसको बीच में से जिसने ज्वाइन किया और समझ में ना आया हो, कुछ बात मैं बता रहा था और बीच में से आपने ज्वाइन किया हो, थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया और समझ में ना आया होमवर्क वाला क्वेश्चन, तो आप थोड़ा रिवाइंड करके पीछे जाके देख सकते हो। लाओ आज नए सेशन की शुरुआत करते हैं। अब नए सेशन की शुरुआत करते हैं, तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखना, आज के सेशन की शुरुआत हो रही है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ पे सर ग्रेविटेशन लॉ के साथ क्या क्या साम्यताएं होती है, क्या क्या विसाम्यता होती है, क्या क्या डिसिमिलरिटी होती है, क्या इफेक्ट होती है अगर मीडियम में डुबो दिया जाए इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इसका वेक्टर फॉर्म क्या कहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसके लिमिटेशन की चर्चा भी करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि कूलम्ब्स लॉ हर बार अप्लाई किया जाएगा, नहीं, किसी कंडीशन में अप्लाई डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, तो उसकी भी चर्चा की जाएगी आज के सेशन में। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? आगे बढ़े अब नई बात के साथ, आगे बढ़े नई बात के साथ। बेटा टाइम टेबल में देख लेना पलक, हाँ,
और बाकी किसी ने भी बीच में से ज्वाइन किया अगर इस 2 क्वेश्चंस को, तो वापस रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को देख लेना। अच्छे वाले क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस करनी होगी बेटा ऐसे क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हो कि जो क्वेश्चंस दूसरों को हार्ड लगे वो आपके लिए इजी बने, तो ऐसे क्वेश्चंस को खुद को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखता जाऊं या सोल्व करता जाऊं और आपसे बन जाएगा। आप जब भी सामने बैठे हुए तो आपके पास एक नोट पेन होनी चाहिए। आप साथ साथ क्वेश्चंस की लैंग्वेज लिखते जाने चाहिए। यहां पर अगर मैं सामने कोई क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं तो क्वेश्चन की हेडिंग आपके नोट में हो जानी चाहिए। उसके बाद आप साथ साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर आप सिर्फ देख रहे हो बैठ के पॉपकॉर्न खाते 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 कि भाई क्या ही करवा रहे हैं, तो बेटा नहीं समझ में आएगा। 3 स्टेप तक आप मेरे साथ साथ रहोगे, उसके बाद विपरीत भाग जाओगे, उसके बाद आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। यही फिजिक्स की खास बात है कि आप जब साथ साथ करते हो तो आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ बैठे बैठे या मोबाइल लेके या पीसी के सामने इसको देखते हो तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कुछ कुछ बात समझ में भी नहीं आए, लेकिन समझ में आ भी गया तो जैसे ही आप क्लास एंड करोगे आप सब कुछ भूल जाओगे हवा की तरह, कि पता ही नहीं था कि आज क्वेश्चन में क्या पढ़ा। इसलिए बोला जाता है कि साथ साथ लिखते जाओ। ये बेस्ट वे होता है पढ़ने का, ये बेस्ट वे होता है पढ़ने का। आगे बढ़े क्या? ठीक है, ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा। वॉइस कम लग रही है क्या? बढ़िया है, लो आगे बढ़ते हैं। एक बात सुनाता हूं, देखना। सारी चिंताओं को छोड़ के अब सिर्फ और सिर्फ इस कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्या बेटा? क्या बोला? तुझे ही बोल रहा हूं। क्या? सारी चिंताओं को छोड़कर कि किसकी क्लास होगी 8 बजे, केमिस्ट्री की होगी, मैथ्स की होगी, बायोलॉजी की होगी, जिसकी होनी होगी उसकी होगी। ठीक है, पहला सेशन देखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है, अब यहां पर ध्यान दें। अब तक समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर ध्यान दे, सारी चिंताओं को भूल जा, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो किसके ऊपर? इस कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। आज के सेशन ऐसा होगा कि जो आपको 4 नंबर देके जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहां से जो न्यूमेरिकल्स बनता है वो या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बनता है या फिर इस कूलम्ब्स लॉ से बनता है। तो 4 मार्क्स आपको देके जाएगा, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर के लिए काम का है, आने वाले चैप्टर्स में भी इसका यूज होगा, भर भर के यूज होगा। आप लास्ट के चैप्टर भी फिजिक्स की किताब के उठा लोगे, लास्ट के, जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होंगे नवंबर, दिसंबर में या अक्टूबर में, तब भी यही वाला लॉज यूज होगा। तो अब सारी चिंताओं को छोड़कर बस पेन हाथ में रखो, 15 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट मैं जो भी बोल रहा हूं उस शब्दों पे ध्यान देना, और जो भी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, हालांकि मैं टाइम दूंगा लेकिन फिर भी आप साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो, कूलम्ब्स लॉ की शुरुआत करते हैं। शांति, एकदम यहां पर कूलम्ब्स लॉ की शुरुआत करते हैं। बेटा देख, कहानी ऐसी है कि जब हम छोटे थे, छोटे मतलब 9-10 की बात कर रहा हूं, या फिर मान ले 1 साल पहले 11th में आप थे, तब बताया जाता था कि सन के अराउंड आसपास सारे ग्रह हुए घूमते हैं। तो सन के पास, सूरज दादा के पास कुछ ऐसी अच्छी कुछ बेहतरीन शक्तियां हैं जिसकी वजह से तो ये सारे ग्रह है उसके आसपास घूमते हैं। हाँ, तो बताया गया था कि सन के पास कुछ अच्छी खासी ग्रेविटेशन फील्ड है, कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इन प्लैनेट्स के ऊपर की, जिसकी वजह से वो मजबूर हो रहे हैं ऐसे घूमने के लिए। जो फोर्स एक्चुअल में दोनों के ऊपर लग रहा है। आगे जाके बताया गया था कि इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे ग्रह हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं। हाँ, हमारी पृथ्वी माता भी ऐसे घूम रही है, भ्रमण कर रही है सूर्य के आसपास। तो ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसी ही कुछ सिमिलरिटी आज के सेशन में भी मिलने वाली है कि जैसे सन के अराउंड पृथ्वी ऐसे घूम रही है, भ्रमण कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसके पीछे फोर्स का पता चल रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स है। वैसे ही न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, उसके अराउंड घूम रहे हैं। उसके पीछे का रीजन बताया गया था कि क्या कारण है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स का नाम लिया जाता है। हाँ, आप अपनी पसंदीदा औरत के आसपास ऐसे घूमते हैं, उसके पीछे का क्या फोर्स है, क्या रीजन है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा किसकी कर रहा हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहना चाहता है, देखना, समझना, सोचना इसके बारे में कि 2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसको हमने लिखा था Gm1m2/r²।
अगर नहीं याद है कोई बात नहीं। अब वैसे यहां पर दो चार्ज पार्टिकल होंगे कि जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कुछ अट्रैक्टिव फोर्स या कुछ रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखना, डायरेक्शन की बात भी करूंगा, पहले मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। अपने पास है दो चार्ज पार्टिकल, अपने पास है दो चार्ज पार्टिकल। पहले कहानी को सुनना, समझना, उसके बाद लिखना है, ठीक है? सीधा लिखना नहीं है। हाँ, पहले वाले क्लास का नोट मिल जाएगा बेटा। यहां पर देखना इस बात को कि सर अपने पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक -Q1 एक प्लस में Q2। इन दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। पहला वाला जितना ही दूसरे वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही दूसरा वाला पहले वाले के ऊपर फोर्स लगा रहा है। सेम नीचे वाले में भी है। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो बताया जा रहा है कि ये दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो सेम इन मैग्नीट्यूड है, सेम इन मैग्नीट्यूड है। अगर दोनों सेम नेचर के, अगर दोनों पॉजिटिव है तो सर ऐसे रिपल्सिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और अगर दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर अपोजिट साइन वाले चार्जेस है, तो सर जी ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। यही तो नेचर कहती है कि अपोजिट नेचर वाले के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और सेम नेचर वालों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन की चर्चा तो हम वापस करने वाले हैं, डायरेक्शन की चर्चा की हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बताया गया है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो बताया गया ये है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड उन चार्जेस के प्रोडक्ट से प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट से कैसा? प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के इफेक्टिव डिस्टेंस से। दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस जो भी होगा उससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये छोटी छोटी बात है आपको समझ में आई? और बहुत सिंपल सी बात, वैसी कुछ घटना वहां पर भी थी। अब देख, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है ना, हाँ, इसको हटाना होगा भाइयों बहनों। हटाने के लिए क्या गोलीबारी किया जा सकता है? इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस कांस्टेंट को कहा जाता है आगे जाके कूलम्बिक कांस्टेंट। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवीजन में लिखा गया R², एंड दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या, ये एक फॉर्मूला हो गया है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब देखो उन्होंने जो कहानी बताई है, जो डेफिनेशन बताई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, गौर करना, ये पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। और सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन देम, इसलिए आर का स्क्वायर लिखा गया है। बढ़िया बात। अब सर इसमें चिंता वाली बात यह है कि आपने कूलम्बिक कांस्टेंट लिख तो दिया, लेकिन इस कूलम्बिक कांस्टेंट के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लो इसको खोलते हैं कि ये K की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में ये K क्या है। तो सर K है इस कूलम्ब दादा ने बताया हुआ एक कांस्टेंट, K इस कूलम्ब दादा ने बताया हुआ कांस्टेंट। तो लिखना साथ साथ कि सर K कूलम्बिक कांस्टेंट है। इस K का मैग्नीट्यूड पूछा गया है कि कितना होता है, तो K 9 × 10⁹ इसका यूनिट। लो ये बड़ी बात आई, यूनिट क्या होता है इसका, इस K का यूनिट क्या होता है, इस K के यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। ये खास बात है यहां पर, ये यूनिट क्या होता है। एक बार CBSE ने ये पूछा हुआ है, इसका यूनिट और MLT वाला फॉर्म। यू नो गाइज द MLT फॉर्म, यू गाइज नो अबाउट द MLT फॉर्म? हाँ, अरे भाई साहब बहुत को पता है। देखो किसी को ये डाउट होगा कि शायद कि मैग्नीट्यूड है तो हमें इसके डब्बे में लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। अगर इसको सिंपल तरीके से एफ भी लिख दो ना तब भी वो मैग्नीट्यूड का ही रिप्रेजेंट करता है। अगर सिर्फ एफ भी लिखा जाए तो उसको मैग्नीट्यूड ही बोला जाएगा। ऐसे लिखो या सिंपल इस तरह से लिखो, दोनों मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है तो गलत है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके से नंगा पुंगा लिखा या फिर ऐसे डंडी का बना के माथे पे ऐसे सिर रख के तीर लगा दिया, तो दोनों बात सेम ही होगी, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ा दिया जाए। और बहुत से बच्चों ने सीधा आंसर दिया है कि इसका यूनिट क्या होगा,
कीर्ति बेटा बोल रही है कि मैं 11th में हूं, गलती से 12th का बैच ले लिया। कोई बात नहीं कीर्ति बेटा, इस बार 12th कर ले, अगले साल 11th कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। 11th में वैसे भी आप बर्बादी करोगे देखो रोस्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम 11th में जाओगे, ढंग से पढ़ो ना पढ़ो, वापस वही बोलो कि सर 11th बर्बाद हो गया। अगर ढंग से पढ़ो कीर्ति तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वापस वही जाके करोगे, वहां पर भी आप नहीं पढ़ोगे, तो मैं बता रहा हूं कि वापस 11th में गए आप, बैच वापस लिया आपने, पूरे साल पढ़े नहीं पढ़े, लास्ट में आके वही वीडियो देख रहे हो सर 11th बर्बाद, 12th के लिए क्या किया जाए। तो उससे बेटर है कि सीधा 12th से शुरुआत कर दो। ठीक है कीर्ति गोस्वामी। अरे हंसी मजाक की बात छोड़ता हूं, आप है ना कीर्ति, नेक्स्ट टॉपर की सपोर्ट वाली जो नंबर है ना, वहां पर आप कॉल कर लीजिए और ये बात बता दीजिए, ठीक है। लो भैया, यूनिट निकालने वाली बात समझाता हूं कि यूनिट कैसे निकाला जाता है, यूनिट कैसे निकाला जाता है। लो एक कहानी समझ लो, हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी सर, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवीजन में R का स्क्वायर। अब K की वैल्यू निकालना चाहते हैं भाइयों बहनों, तो K को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो F R का स्क्वायर Q1 Q2। अब देख K के लिए हम डायमेंशन लिख रहे हैं, यूनिट लिख रहे हैं, सर फोर्स होता है न्यूटन में, अरे पता है फोर्स होता है न्यूटन में। अब देखा जाए सर R क्या है, डिस्टेंस है, R4 नॉट रवि, R4 इज डिस्टेंस, डिस्टेंस तो लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर में, और की Q1 Q2, सर Q1 भी कुलम में, Q2 भी कुलम में, तो कुलम कुलम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू करके कुलम का स्क्वायर। तो यूनिट लिख ले यहां पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, डिवीजन में लिखा जाएगा कुलम स्क्वायर। अब इसका एमएलटी फॉर्म, देखना एमएलटी फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। आपको याद है क्या एमएलटी फॉर्म कैसे लिखा जाता है? आपको याद है क्या एमएलटी फॉर्म कैसे लिखा जाता है? अरे टन 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 टन, नोट लिखने का टाइम नहीं दिया। के इज कौन है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वाला? के इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, वहां पर जी हुआ करता था, उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई भाई, जो ग्रेविटेशन, कहां से लाते हो आप मटेरियल, कहां से लाते हो भाई? ठीक है क्या भाई, अभी दूंगा देख, इतना लिख लिया, दोनों स्लाइड का एक साथ टाइम दूंगा। पहले ये स्टेटमेंट लिखा आपने, मैंने बोला थोड़ा हल्का फुल्का साथ में लिखता जाना। डायग्राम्स ड्रॉ किया है, फोर्स की बात की है। क्या आपको एमएलटी फॉर्म निकालना आता है? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो पहले ही। ये बड़ा सा नाम किसका है? प्रज्ञा, बहुत बड़ा नाम है, आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो बिहारा करके है ना भाई, ब्लॉक करवा दूंगा बेटा बिहारा, यहां पर ध्यान दे। अरे वाह वाह, बहुत सारे बच्चों को इसका डायमेंशन पता है, बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लिखते जाना बेटा। लो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसका एमएलटी फॉर्म लिखते हैं। एमएलटी फॉर्म कैसे लिखा जाएगा समझना, याद रख लेना, याद रख लेना क्या, कि जब भी न्यूटन की बात आए तो लिखना है M1 L1 T-2, ये रट लेना। सीधा बोल रहा हूं बेटा, रट लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कई क्वेश्चन है ना बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगे इसकी मदद से, तो हम इसको रट लेंगे। अब देख, हम बना रहे हैं कुलम वाले का डायमेंशन फॉर्म, तो कुलम का यूनिट क्या था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, डिवीजन में लिखा गया था कुलम स्क्वायर, तो न्यूटन की वैल्यू लिखी जाएगी M1 L1 T-2, और ये मीटर यानी L2 लिखा जाएगा, और डिवीजन में लिखा जाएगा सर कुलम है ना भाई साहब, कुलम लिखा जाएगा A1 T1, स्क्वायर है तो A2 T2। बहुत बढ़िया बात, तो सर जी लिखा जाएगा ये M1, L की पावर 1 है, यहां पर 2 है तो L3 हो जाएगा, ठीक है, T-2, और ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 और A की पावर -2। क्या यह बात आपको समझ में आई? देखो तो एक बार, क्या आपने जो डायमेंशन लिखा है वो और मैंने जो डायमेंशन बताया वो मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। आंध्र प्रदेश से जो है उसका स्वागत किया गया है, भार्गवी बेटा, ठीक है, वेलकम टू अवर क्लास, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर। बेटा अभी ज्वाइन किया है क्या दिव्य ज्योति? ठीक है,
अरे एन क्या है? एन फॉर न्यूटन। एन फॉर नथिंग नहीं, एन फॉर न्यूटन। न्यूटन का एमएलटी फॉर्म लिखा है बेटा। ठीक है, मैच कर रहा है। किसी ने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में? आदित्य कुमार ने। वेल बेटा, वेल, गुड 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 गुड। ठीक है, लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देख, इसकी डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। ये लिखते जाना साथ साथ, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। एक पहले हमने बात किसकी की? मैग्नीट्यूड की बात की कि सर इसका मैग्नीट्यूड क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ इस मैग्नीट्यूड के बारे में, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या करता है, क्या कहता है। दूसरी बात कि इस कूलम्ब्स लॉ में जो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है वह क्या कहना चाहती है। तो बताई गया है कि अगर दोनों पॉजिटिव नेचर या दोनों नेगेटिव नेचर के, मतलब कि दोनों सेम नेचर में, तो रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स, और अगर दोनों अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्टिव फोर्स। अब देख इसकी कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में लगेंगे। तो सर एक्ट्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट चार्जेस, बहुत छोटे छोटे चार्जेस के बारे में बात बताया गया है। और लिखा गया है कि सर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, मतलब कि पहला वाला दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा वाला पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। यहां पर भी सेम, पहला वाला दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये दूसरा वाला पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन हमें पता है सर, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो अपोजिट सेंस में, अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव सेंस में। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे डिसाइड की जाएगी। अब समझना इस बात को। A2 T2 कैसे आया, लो बता देता हूं। A2 T2 कैसे आया बेटा? पिछला सेशन आपने देखा नहीं है। Q इज इक्वल टू लिखा करते थे I इंटू टी, तो ये लिखा गया था Q इज इक्वल टू A1 T1। ठीक है, अब ठीक है, लो देखो अब आगे कहानी। तो पहली प्रॉपर्टी बता दी कि सर मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। ठीक है, बताया गया दूसरी बात में कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पहला वाला देख कुछ इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, यहां पर एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। फिर दूसरे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अलग अलग चार्जेस के ऊपर लगेंगे। इसका मतलब कि एक एक्शन रिएक्शन पैर की जोड़ है। ये रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से एक्शन रिएक्शन का, कि सर इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, कुछ कुछ एक्शन रिएक्शन पैर जैसी बात आएगी। फिर सेंटर टू सेंटर वाले लगने वाले फोर्सेस है, तो इसलिए नाम भी दिया गया है कि सेंट्रल फोर्सेस। लाइन ज्वाइनिंग, एकदम सेंट्रल लाइन जो पास होगी उसी पे ये लाई करेंगे, इसलिए ये भी साथ साथ लिखा गया है कि लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेंगे। ये फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों को सेंटर से सेंटर जोड़ती हुई लाइन के ऊपर ये फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट क्या है? डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब अभी ये वैक्यूम में है या फिर कोई एयर मीडियम में रखा हुआ है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के पटक दूं किसी केरोसिन के डब्बे में या किसी पानी वाले मीडियम में, तो इसके इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो थोड़ा बहुत डेविएट करेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया बात। ठीक है, देख तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिकीज है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पूछी जा सकती है। याद रखना है कूलम्ब्स लॉ है, बहुत आईएमपी वाला पॉइंट है, बहुत आईएमपी है। स्टार लगा लेना इसके आगे, जब भी पढ़ो रिवाइज करना अच्छे से। यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, यहां से क्वेश्चंस आएंगे आएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो याद रखना कि ये आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत यूज होगा। ठीक है, इसलिए याद रखना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी समझना है आपको, और साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और एक अच्छी बात ये भी बता दूं, इस के की वैल्यू कहां से आई, इस के की वैल्यू कहां से आई वो भी बता दूं, के की वैल्यू कहां से आई वो भी बता दूं। बता दूं क्या? बता दूं क्या बेटा? होमवर्क क्वेश्चन हो गया, वापस जाके रिवाइज कर लेना। अभी तो बेटा शुरुआत हुई है। क्या लिखना बाकी है? ये वाला लिखना बाकी है। लिख लो लिख लो, अरे लिख लो, अरे लिख लो, अरे लिख लो, अरे लिख लो। क्या लिख लिया है ये आपने? क्या आपने ये लिख लिया है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देख अब है ना, यहां पर एक और बात बता देता हूं कि इस के लिए क्या लिखा जा सकता है, के की वैल्यू कैसे फाइंड की गई है। के लिए के की वैल्यू कैसे फाइंड की गई है? देख
हल्का फुल्का यहां से लिखता जाओ, बाकी लास्ट में आपको जो नोट्स मिलेगी वहां से लिख लेना, कुछ भी बाकी रह जाए तो। लेकिन मेनली फोकस यहां पर करो, मेनली फोकस यहां पर करो। जो के की वैल्यू आप निकालते हो ना, जो यहां पर हमने लिखा है ना कि f इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवीजन में R स्क्वायर, इस के की वैल्यू लिखी जाती है, इस के की वैल्यू लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रिस्पेक्ट में, ये के की वैल्यू होती है। तो ऐसा लिखा जाता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये लिखा जाएगा Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। ये कैसे आया? एक्चुअल में ना के तो हमने लिख दिया था, एक्चुअल में जो आ रहा था वो ये था, एक्चुअल में जो बीच में आ रहा था वो ये क्वांटिटी थी, वो ये क्वांटिटी थी। अब आपके दिमाग में ये होगा कि यहां पर एप्सिलॉन नोट क्या है, तो इस एप्सिलॉन नोट की चर्चा करता हूं। एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी, लिखते जाना साथ साथ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या फिर एयर की भी आप लिख सकते हो, लेकिन ठीक है अभी के लिए तो फ्री स्पेस की लिखो। फ्री स्पेस की ये परमिटिविटी है। जैसे डेंसिटी हुआ करता था, कोई मीडियम को रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो डेंसिटी एक रेफरेंस होता है कि जिसकी वजह से आप मतलब डिफाइन कर सकते हो कि इस मीडियम की डेंसिटी इतनी होती है। तो वैसी एक टेक्निकल टर्म है परमिटिविटी, याद रखना है, ठीक है। परमिटिविटी, परमिटिविटी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? परमिटिविटी को अगर फ्री स्पेस किए तो एप्सिलॉन नोट के साथ साथ क्या आएगा? नोट करके लिखा जाएगा। क्या आएगा? नोट करके लिखा जाएगा। ये एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको लिखने का तरीका, इसका मैग्नीट्यूड भी लिखा जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो भी यूनिट होगा एफ का, उसका के का, उसका उल्टा यूनिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि के और ये अपोजिट है, उल्टे है, रेसिप्रोकल। 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता ना, तो इसका यूनिट लिखा जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अरे भाई कोई बड़ी बात है क्या इसमें? नहीं भाई, के की वैल्यू आपने ऐसी लिखी थी, के का यूनिट ऐसा लिखा था 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवीजन में कूलम्ब स्क्वायर, ऐसा लिखा था। इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। सिंप्लीफाई कर दोगे यहां पर वैल्यू 4 पाई चेक करके, तो वही वाली वैल्यू आएगी। चेक कर लेना घर जाके, चेक कर लेना, इस एप्सिलॉन की वैल्यू चेक कर लेना, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू। एमएलटी फॉर्म भी यहां पर लिखा जा सकता है, एमएलटी फॉर्म। जैसे के का एमएलटी फॉर्म आपको क्या मिला था? के का एमएलटी फॉर्म आपको क्या मिला था? M1L3 T-2 A माइनस T-4 आया था मेरे ख्याल से, हाँ T-4 A-2। वैसे ही कुछ बात लिखी जाएगी एप्सिलॉन नोट के लिए, लेकिन उल्टा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। वहां पर यूनिट क्या था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां पर यूनिट उल्टा है, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। जैसे कि M-1 L-3 लिखा जाएगा, फिर आ जाएगा T की पावर पॉजिटिव में 4, A की पावर पॉजिटिव में 2। ये एक बार सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार सीबीएसई ने एमसीक्यूज फॉर्म में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? क्या आप समझ? अरे वाह भाई साहब वाह, किसी ने आंसर भी बता दिया कमेंट बॉक्स में, किसी ने आंसर भी बता दिया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े क्या वीर जी? क्या वीर जी आगे बढ़ सकते हैं? क्या समझ में आ रही है बातें? तो किया जाए स्वाहा और आगे बढ़ा जाए। इसके ऊपर कूलम्ब लॉ के ऊपर क्वेश्चन किए जाए। देखिए हल्के फुल्के ऐसे क्वेश्चन थे कि जो पूछे जा सकते थे, जिसको एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ये भी एमसीक्यू में एक बार पूछा गया था, ये भी एमसीक्यूज में पूछा गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्या इसको रटना है? नहीं। क्या इसको रटना है? नहीं भाई, रटने की जरूरत नहीं है। क्या सुन पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? ये वाली स्लाइड लिख ली थी आपने, ये वाली स्लाइड भी लिख ली थी ना आपने? हाँ, अब आगे बढ़े। एक हल्का सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक हल्का सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। देखना, हमने पिछले क्लास में कुछ पढ़ा था ना, वो याद दिला देता हूं। ऐसा क्यों है कि कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन में ऐसा बताया गया था कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए स्टिक किया गया था, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये फोर्स की डेफिनेशन वैलिड है या फोर्स का मैग्नीट्यूड वैलिड है। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, बड़े बड़े गोले के लिए, बड़े बड़े चार्जेस के लिए हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डेफिनेशन में पॉइंट चार्ज का मीनिंग यूज हुआ था, तो बड़े चार्जेस के लिए हम सीधा कूलम्ब लॉ क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? यू नो बडी, यू नो। अरे भाई साहब,
हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्यों क्यों? एक फिनोमिना बता दो जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, एक फिनोमिना जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, वही फिनोमिना यूज हो रहा है, वही फिनोमिना यूज हो रहा है। डिपेंड्स ऑन साइज। हाँ, कुछ भी फेंक रहा है, बताओ यार। नो बड़ी। ग्रेविटेशन के लिए भी यही बात बताई थी। फोर्स नेग्लिजिबल नहीं होगा। देख मैं बताता हूं। हाँ, किसी ने बताया है, कौन है ये, मैं पकड़ना चाहता हूं। आयुष, आयुष ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। आयुषी है या आयुषी है? आयुष है, ठीक है। आयुष बेटा ने बहुत सही आंसर दिया है। एक्चुअल में होता ही है बेटा कि जब तुम बड़े बड़े चार्जेस की बात करते हो, इफेक्टिव डिस्टेंस दोनों के बीच का कम है। अब बड़े बड़े चार्जेस, देख यहां पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, कंपेरेटिवली इनकी साइज के कंपेयर में डिस्टेंस कम है। अब होगा ये कि दो बड़े बड़े चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये चार्ज उड़ उड़ के यहां पर भागेगा, ये चार्ज उड़ उड़ के यहां पर भागेगा, तो दो कंडक्टर में भाग सकते हैं ना, तो चार्जेस उठ उठ के यहां पर भागे, उठ उठ के यहां पर भागे। मतलब कि सर ये चार्ज है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं? क्योंकि सर इंडक्शन की इफेक्ट आती है। इंडक्शन मतलब सर देख देख के पलट लेते हैं। ये तो पता चला कि अपने ही बिरादरी वाला, मतलब इससे तो हमें डरने वाली बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव से भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव से भागेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को देख जाएगा तो मतलब देख के भागने की कोशिश करेगा, देख के पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये पॉजिटिव उठ उठ के यहाँ से भागने जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, ये पॉजिटिव यहाँ से भागने जाएंगे, ये पॉजिटिव यहाँ से भाग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाई? बिकॉज ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट। तो 2 मार्क्स का अगर या फिर 1 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये बात ध्यान से लिखनी है कि सर इंडक्शन इफेक्ट यहाँ पर होगी, जिस इंडक्शन इफेक्ट की वजह से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से हम सीधा कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट चार्जेस मतलब सर बहुत छोटे छोटे नेग्लिजिबल मास वाले चार्जेस नहीं। पॉइंट चार्जेस का मीनिंग ये होता है कि 2 चार्जेस है लेकिन उन दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है उनकी साइज के कंपेयर में, तब हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, 2 चार्जेस का, पॉइंट चार्जेस का मीनिंग ये नहीं होता बहुत छोटे छोटे चार्जेस जिसका मास ही कुछ ना हो। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं पार्टिकल कि जिसका कुछ मास ना हो। लेकिन 2 चार्जेस के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू साइज, बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू साइज। तो साइज को हम नेग्लिजिबल करके उसको पॉइंट चार्जेस हम मान सकते हैं। ठीक है, यही बात हम कुछ ग्रेविटेशन में भी बताते थे, यही बात कुछ ग्रेविटेशन में भी बताते थे। ठीक है, हाँ, जिसका नंबर कुछ लिख के आया है लेकिन उन्होंने भी सही बात बताई है। ठीक, आगे बढ़े क्या? लो आगे बढ़ते हैं, लो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आप बताओगे। क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेस स्फीयर्स हैविंग अ चार्ज 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁻⁷। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो ये Q1, ठीक है, ये Q1, ये Q2, दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस ये रहा। लो बताओ, ये R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स हमने पढ़ा था सर F = K, Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। तो लिखा जाएगा 9 × 10⁹ और लिखा जाएगा Q1 कितना है? किधर? ये रहा 2 × 10⁻⁷, फिर Q2 3 × 10⁻⁷, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 को ऊपर लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1, यह आ जाएगा स्क्वायर में। -1 क्यों लिखा? सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो एक 10⁻⁻2 आएगा, एक 0 इसके साथ मर गया। ठीक है, इसलिए -2 लिखा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, देख ये 3 9 बन जाएगा, ये मर गया, 3 और 2 6 बन जाएगा। बचेगी पावर कितनी? 10⁻⁻7 14 बन जाएगी, -1 स्क्वायर होकर ऊपर चली जाएगी, ये लिखा जाएगा -2।
तो 6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। मेरे ख्याल से तो यही आएगा। ओहो +9 तो भूल ही गया मैं, +9 तो भूल ही गया। तो +9 को सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा -7। एक बार देखो तो क्या आपका आंसर वही आ रहा है? क्या आपका आंसर वही आ रहा है? बहुत सही, बहुत सही। -7 आना चाहिए आपका, शायद प्लस है, आपका शायद प्लस है। -3 कैसे? 9 9 7 7 14, 14 में से 14 ऊपर गया 1 2 15 16, 7 ही आएगा। 3 आ रहा है, -7 -7 3 2 6। सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया, हाँ -7 आएगा ना। -7 -7 -7 प्लस में तो आएगा ही नहीं ना भाई। अरे सीधी सी बात है, यहां पर देख -7 -7 -14, 14 में से 9 निकाल दे एक बार, 5 बचेगा, माइनस में 5, और ये ऊपर गया -1 है, -2 स्क्वायर किया जाएगा, -2 ऊपर जाएगा -7 -6 -7 हो जाएगा। -3 कैसे आएगा? मेरे ख्याल से कोई लॉजिक नहीं है -3 का। -7 लो आगे बढ़ाते हैं, इस पे भी -7 लिख देना। -3 शायद मैं लिख के आ गया, लेकिन ये -7 ही आएगा, -7 ही आएगा। 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। अरे भाई साहब सीधी सी बात है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, R = लिखा जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर तो 30 इंटू करके 10⁻², ये मीटर में आ जाएगा। 1 मिनट इसके साथ काट दे तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, -1 हुआ ना ये, -1। अब 3 लिखा, -1 लिखा, 3 का 3 3 9 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा? 3 को और सिंप्लीफाई किया बेटा तो 3 3 9 हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। R का स्क्वायर किया ना तुमने तो 3 3 9 हो जाएगा। अब सीधा सीधा इस R इस 9 9 को मार दो, -2 है, -2 है। अरे अरे रुक जा, हाँ ये -2 है, देखना बात, -2 है। तो सर ये 10⁻⁹, उसके बाद लिखा जाएगा ये -7 तो ये -14, और ये माइनस से ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा ना। हाँ माइनस है ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, सही बात, +2 हो जाएगा। और लिखा जाएगा सर ये 2 और ये 3, 2 3 6। ठीक है, ये यहां से बचा 5, -5 और प्लस, हाँ -3 न्यूटन लिखा जाएगा। कैलकुलेशन एरर मेरी ओर से। -2 ऊपर जाएगा प्लस होगा, -2 ऊपर जाएगा प्लस होगा। ठीक है, बढ़िया बात, हाँ बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात, बढ़िया बात। हाँ हाँ करेक्ट, -2 ऊपर जाएगा प्लस होगा, तो ये बात सही लिखी गई है, ये बात यहां पर सही लिखी गई है, वेरीफाइड। हाँ कैलकुलेशन एरर मेरी ओर से, मानता हूं ये बात। लो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, देखना कि 2 स्फीयर है अपने पास, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब देख कैलकुलेशन वाली बात गई, ठीक है, कैलकुलेशन एरर एक्सेप्टेड, दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। मैं करूं तो आप बचा लोगे, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे तो बचाने के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आपके मार्क्स सीधे कटेंगे। तो कोशिश ये करना कि आपसे ना हो। और कैलकुलेशन में मैं बता रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है, ठीक है, अगर मैं ओरली कर रहा हूं तब की बात है। देखना 2 स्फीयर बता रखे अपने पास कि जिनके पास इक्वल फोर्स, इक्वल चार्ज है, जिनके पास इक्वल चार्ज है, exerts force F on each other. Now 20% of charge of a one sphere is transferred to another sphere. मतलब मान लो एक तरह से कि 2 चार्जेस है अपने पास इक्वल Q, ये Q, दोनों के बीच में कुछ इफेक्टिव डिस्टेंस R, तो लगने वाला दोनों के बीच में फोर्स F = K Q1 Q2 या QQ, तो Q² लिखा जाएगा, Q² by R, Q1 Q2 तो Q² हमने लिख लिया।
अब कहानी में ऐसा है क्योंकि इक्वल इक्वल बता रखा है ना। अब देख कहानी में ऐसा है, टर्न ले रही है कहानी कि नाउ 20% ऑफ अ चार्ज ऑफ अ वन स्फीयर इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर स्फीयर। अब एक गोले के ऊपर का चार्ज है वो 20% दूसरे को दिया जा रहा है, 20% दूसरे को दिया जा रहा है। तो इसके पास बचेगा क्या, 20% दिया जा रहा है तो 0.8 बचेगा। और सर इसके पास तो पहले से 1 जितना था, तो हम लिख सकते हैं सर 1 प्लस करके कितना प्रतिशत इसके पास आ गया। परसेंटेज को रिमूव करोगे अब तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है ना बेटा, ये सीखा है हमने छोटी छोटी बात। तो 0.2 लिखा जाएगा और यहां पर सर 0.2 ऐड किया गया है, 0.2 क्यू ऐड किया गया है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये 1.2 हो जाएगा, ये 1.2 क्यू हो जाएगा। क्या ये छोटी बात आपको समझ में आई? क्या ये छोटी बात आपको समझ में आई? 1.2 क्यू कैसे लिखा मैंने और ये 0.8 मैंने कैसे लिखा? देख तो एक बार हल्की तरह से देख तो, कि नहीं घटना। क्या आपको समझ में आई? दोनों के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस अब भी वही है, लेकिन मैंने ये क्या कैसे किया वह आपको समझ में आना चाहिए। एक गोले के ऊपर का चार्ज दूसरी गोले पे गया कितना प्रतिशत? 20% गया है। 20 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये 0.2 बन जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 बन जाएगा। ठीक है, वही तो चाहिए था हमें। अब देख नया फोर्स एफ डेज या फिर एफ न्यू, नया वाला फोर्स के क्यू 1.2 इंटू क्यू लिखा जाएगा 0.8 इंटू क्यू, और दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा आर का स्क्वायर, जो डिस्टेंस अभी चेंज नहीं कर रहा है। डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा हमने लिख लिया आर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया है देखना, के क्यू स्क्वायर डिवीजन में आर का स्क्वायर। अब 1.2 इंटू 0.8 एक बार करो आप, 1.2 इंटू 0.8, 1.2 इंटू 0.8 0.96। ठीक है, क्या ये वाला पार्ट देख लो एक बार अच्छे से। फिर ये चार्जेस कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किए। एक कुलम था ऐसा मान लो, 20% गए हैं तो सीधा सीधा कितना बचा? 0.8 जितना बचा है। एक में से 20% गए तो कितना बचा? सीधा सीधा आंसर 0.8। और यहां पर कुछ ऐड हुआ है ना, एक तो था ही था, 20% ऐड हुए हैं तो सीधा लिखा गया 1.2। ये आ रहा है 0.96, तो लिखा जाएगा नया वाला फोर्स 0.96, और ये तो पहला वाला फोर्स हो गया F, तो मेरे ख्याल से 0.96 F जितना आंसर आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कि पुराना वाला मतलब Q1 कैसे लिखा, Q2 कैसे लिखा, तो एक बार वापस समझा देता हूं। देख ये 1 वाला, ये दूसरे वाला, ये नया वाला, यहां से नई कहानी देखना। Q1 नया वाला कैसे लिखा, तो पहले कितना था? 1 Q जितना था, माइनस करके कितना गया? 20% गया है। 20% गया है तो कैसे लिखा जाएगा? 20% ऑफ Q, तो लिखा जाएगा सर Q माइनस करके 0.2 Q, सीधा सीधा आ गया कितना? 0.8 Q। और एक कहानी Q2 कैसे लिखा गया है, मैंने शायद इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये 2 है और ये 1 है अपने लिए। ठीक है, Q2 नया वाला कैसे लिखा गया है? सीधी सी बात सर, Q इसके ऊपर तो ऐड हो रहा है ना, कितना ऐड हो रहा है? 20% ऑफ Q। अब Q परसेंटेज हटाने के लिए हम कैसे डिवाइड करते थे? 100 से डिवाइड करते थे बेटा। ये लिखा गया है Q प्लस करके 0.2 Q, इसलिए लिखा गया है 1.2 Q। अब समझ में आई क्या कहानी? अब समझ में आई क्या कहानी? हाँ ठीक है, ठीक है धृति बेटा, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? एक और क्वेश्चन दिया जाए क्या? सही आंसर है क्या? अरे भाई साहब 100% सही आंसर है। एक क्वेश्चन आपके लिए समझना, एक अच्छा वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बताया गया वाला क्वेश्चन कि आइडेंटिकल स्फीयर है अपने पास ए एंड बी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत चतुराई से देखना, समझना, पढ़ना है इसको, फिर ही समझ में आएगा। अभी पीछे वाली बात भी रिवाइज होगी इसमें, तभी समझ में आए। ध्यान यहां पर रखना। ऐसा हो तो एक बार लिख लो, पढ़ लो इसको, 30 सेकंड का पोज लो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही है, उसके बाद कहानी को समझो, उसके बाद कहानी को समझो।
ठीक है, आगे बढ़े क्या? देख, आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी हैव अ चार्ज क्यू। जैसे जैसे मैं कहानी पढ़ता हूं ना बेटा, वैसे वैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखना कि पहला चार्ज अपने पास ए गोले के पास चार्ज है क्यू। अब दूसरा गोला बी जिसके पास भी चार्ज है क्यू। अब बताया गया है कि थर्ड स्फीयर ऑफ अ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन अ कॉन्टेक्ट विथ अ फर्स्ट एंड देन अलोंग विथ अ सेकेंड। ठीक है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। तो यहां पर कुछ कहानी विपरीत है, कुछ घटना हो रही है। क्या घटना हो रही है समझना, कि पहले इसको ए के साथ कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है, इस सी वाले गोले को, कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसको हमने कॉन्टेक्ट में ला दिया। तो हुआ ये कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी हो गया, और हमें पता है कि दोनों के बीच का सम डिवाइड बाई 2 होता है। ये नया चार्ज लिखा जाता है। नया चार्ज लिखने का तरीका ये था सर, मेथड, कंडक्शन मेथड में हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। याद आ रहा है क्या? पहला सेशन चैप्टर नंबर 1, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं इस वजह से। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है, तो Q1 प्लस Q2, तो लिखा जाएगा सर दोनों का सम डिवाइड बाई 2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो ये हमने लिख लिया सर, दोनों का सम मतलब Q, पहले वाले के ऊपर चार्ज, दूसरे ऊपर के चार्ज 0 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा Q बाई 2। ठीक है, ये नया वाला चार्ज। अब पहली घटना ये थी, अब फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में लाके अब दूसरे वाले के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं, बी के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं। अब इसको बी के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो बी के ऊपर चार्ज कितना है? बी के ऊपर चार्ज है क्यू जितना। अब सी वाले के ऊपर चार्ज कितना है? सी वाले के ऊपर अब कुछ चार्ज आ गया है, कितना है? क्यू बाई 2 जितना। अब तो आ गया है ना ये चार्ज, क्यू बाई 2 जितना। अब कांटेक्ट में लाने के बाद वापस वही वाली घटना, अब बी के ऊपर भी चार्ज चेंज होगा, सी के ऊपर भी चार्ज चेंज होगा, तो क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी डेज। ये फाइनल चार्ज लिख रहा हूं, तो लिखा जाएगा सर पहले वाले के ऊपर चार्ज क्यू, दूसरे वाले के ऊपर चार्ज क्यू बाई 2 डिवाइड में 2। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 3Q बाई 4, 3Q बाई 4। तो एक तरह से फाइनल चार्जेस क्या हो जाएंगे? फाइनल चार्ज ऑन अ ए एज इट इज Q बाई 2, फाइनल चार्ज ऑन अ बी सर 3Q बाई 4, फाइनल चार्ज ऑन अ सी 3Q बाई 4। क्या ये स्लाइड में कोई भी आपत्ति है आपको? क्या ये स्लाइड में आपको कोई भी आपत्ति है? देखो एक बार अच्छे से देखो, खुशी सिंह ने बहुत सही आंसर दे दिया, मेरे ख्याल से यह 100% सही आंसर है, लेकिन एक बार अच्छे से स्लाइड को देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज में दिया गया है, और मेरे ख्याल से ये नीट या जेई दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। अवंतिका बेटा अभी पहले ये तो पढ़ लो, इस चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर की बात चलेगी? हाँ 3 बाई, मानवी जी ने भी सही आंसर दिया है, प्राची भी सही आंसर दे रही है। वाह माही बेटा ने शायद मतलब गलती की है बेटा माही आपने, लेकिन ये स्लाइड देख लो, इसमें कोई भी आपत्ति आपको? इसमें कोई भी आपत्ति आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना कहानी को, अब देखना कहानी को, देखना सुनना। अब पूछा गया कि व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ अ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का अब नया फोर्स क्या होगा? तो दोनों के ऊपर का चार्ज तो चेंज हो रहा है, ए के ऊपर Q बाई 2 है, सी के ऊपर, बी के ऊपर 3Q बाई 4 है। तो अगर आप नया चार्ज फाइंड करने, नया फोर्स फाइंड करने की कोशिश करोगे, ए के ऊपर कितना चार्ज हुआ है? ए के ऊपर चार्ज Q बाई 2, बी के ऊपर चार्ज कितना हुआ है? बी के ऊपर चार्ज हुआ है सर 3Q बाई 4। अब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसे डिफाइन किया जाएगा? सर फोर्स F इज इक्वल टू लिखा जाएगा K QA QB डिवाइड में R का स्क्वायर। पहले कैसे लिखा जा रहा था? पहले भी ऐसे ही लिखा जा रहा था, F इज इक्वल टू K QA तो QA, QB तो Q ही है, तो Q लिखा जा रहा था, QA QB डिवाइड में R का स्क्वायर। तो दोनों सेम ही थे, तो अपन क्यों ना सीधा सीधा Q स्क्वायर ही कर लेते, तो Q स्क्वायर डिवाइड में R का स्क्वायर। ये नया वाला, ये पुराने वाला। अब नया वाला क्या है? नया वाला ये है सर F न्यू, QA डेज QB डेज, QA डेज QB डेज। ठीक है, तो लिखा जाएगा सर
लिखा जाएगा इसको कि एज इट इज क्यू ए, ये आ गया क्यू बाई 2, क्यू भी आ जाएगा 3q/4 और ये r का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया हमने 3/8 के क्यू स्क्वायर डिवाइड में r स्क्वायर। तो यहां से ये वाली क्वांटिटी तो पुराने वाली ही लग रही है, तो 3f/8 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 3f/8। क्या ये आंसर आपका भी आ रहा है? क्या ये आंसर आपका भी आ रहा है? बहुत सही, बहुत सही आयुष बेटा, सही आंसर है, सही आंसर है। क्या मैच खा रहा है? अरे 100%। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कशिश बेटा प्लीज पीछे जाओ, थोड़ा देख के आओ क्या समझा है। इस क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने पहले बताया था कि बेटा अच्छे से ध्यान रखना, हर एक पॉइंट पे मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर आगे बढ़ रहा हूं। सी पे दोनों ऐड क्यों नहीं करेंगे? एक साथ कॉन्टेक्ट में नहीं लाए है ना बेटा, एक साथ कॉन्टेक्ट में नहीं लाए। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सी पे है ना, एक साथ हम किसी को कॉन्टेक्ट में नहीं लाए। पहला ये प्रोसेस हुई है, फिर दूसरी ये प्रोसेस हुई है, दोनों अलग अलग टाइम पे हुई है, दोनों थोड़ा टाइम गैप लेके फिर ये प्रोसेस हुई है। सीधी ये प्रोसेस नहीं कही गई, दोनों को, तीनों को एक साथ हमने ऐड नहीं किया है, एक साथ हमने ज्वाइंट नहीं किया है। पहले सी को ए के साथ ज्वाइंट किया, फिर सी को बी के साथ ज्वाइंट किया है। क्या समझ पा रहे हो बेटा? क्या समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को? बहुत सही क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन था। 3q कैसे आया? कहां पर लिखा मैंने 3q? बेटा सम किया है, एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना, 3q/4 एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना है बेटा इसको। कोई बात नहीं, डिवाइड का साइन ऐसे स्लेस कर लेना, मैं समझ जाऊंगा। हर्षा ठीक है, ध्रुव बेटा अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लो आगे बढ़ाते हैं कहानी। एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन है अपने पास, एक शानदार क्वेश्चन है अपने पास, समझना इस क्वेश्चन को। अ चार्ज Q is to be divided on a two object। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको होमवर्क में दूंगा ये क्वेश्चन। एक चार्ज Q है जिसको डिवाइड किया जाए दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो एक बनेगा Q1, दूसरा बनेगा Q2। अब मान लिया जाए कि पहला वाला चार्ज बन गया Q, तो दूसरा ऑफकोर्स कैपिटल Q माइनस छोटा q बनेगा। ऑफकोर्स सीधी सी बात है ना, देखने वाली बात है, क्योंकि एक Q हुआ तो दूसरा एक 10 कूलम है, 10 में से ये 2 कूलम है, तो 10 - 2 यही होगा ना। हाँ, तो ये घटना हुई है, ये घटना हुई है। अब क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। अब ऐसी क्या घटना होगी, अब ऐसी क्या घटना होगी कि जिसकी वजह से इस Q1 Q2 को, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी कि जिसकी वजह से जो फोर्स लिखा जाएगा Q1 और Q2 के बीच में, K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए। तो इसके लिए आपको आंसर निकालना है, इसके लिए आपको आंसर निकालना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज का, ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ये एक किसी नंबर वाले भैया ने बताया है, लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये बात जानने की कोशिश करेंगे अपन, ये बात जानने की कोशिश अपन करेंगे। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाऊं क्या भाई साहब? लो अब है ना, अपन ग्रेविटेशन और कूलम के बीच के कंपैरिजन की बात करेंगे। देखना, सुनना, समझना, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स और इस कूलम्बिया फोर्स के बीच में कुछ साम्यताएं हैं। ये साम्यताएं क्या कहती है कि सर सन के अराउंड सारे ग्रह हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं, वैसी कुछ बात यहां पर भी होगी। न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? सर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स को ही माना जाता है। तो दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, वो सेशन में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात यह है कि वहां पर फॉर्मूला लिखा जाता था Gm1m2/r²। इसका मतलब कि सर ये मास से प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही सेम बात यहां पर कि सर ये डिस्टेंस से
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स देखो आर के स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि सर ये एक सिमिलरिटी है कि इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, ये सेंट्रल टू सेंट्रल लाइन पे ज्वाइन करने वाली लाइन है, वहां पर एक्ट करते हैं ना, मतलब कि सेंट्रल फोर्सेस है। यहां पर भी हमने कुछ सेम बात बोली थी। ये दोनों के लिए वैलिड है, ये कहानी दोनों के लिए वैलिड है कि सर कैसे कैसे फोर्सेस हैं ये सेंट्रल फोर्सेस है। दूसरी कहानी कि सर दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है। थोड़ा रट लेना कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, तब दोनों कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं कि जिसका वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में, अभी के लिए बस याद रख लो। और सर दोनों वैक्यूम्स में, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में ऑपरेट किए जा सकते हैं। यहां पर कहानी वो मीडियम पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वैक्यूम में, एयर में इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये कुछ सिमिलरिटी है दोनों के बीच की। अब कहानी ये है कि डिसिमिलरिटी क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। सुनना इस बात को, डिफरेंस ये है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो अट्रैक्टिव टाइप का ही होता है, जबकि ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि सर ये मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। क्या? इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। जबकि यहां पर मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं थी, जी था, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। ये के यहां पर जो लिखा जाता है ना कूलम्बिक कांस्टेंट, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों मीडियम पे डिपेंड करता है? क्योंकि के की वैल्यू हम लिखते हैं, के की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन है ना वो फ्री स्पेस का है तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, या अगर कोई मीडियम का हुआ तो हम इसकी परमिटिविटी के फॉर्म में लिखेंगे, क्या समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ, बहुत बढ़िया बात। अब देखना, समझना, इसके ऊपर का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, करते हैं। देखो एक बड़ी सी एक बड़ा सा पार्ट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट वाइज बहुत बड़ा सा पार्ट लिखा रहा है, नहीं पढ़ना है। मैं सिर्फ बहुत छोटी सी बात बताता हूं, वो सुनना। क्या बताया गया है कि अपने पास दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अपने पास क्या है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपको करना क्या है, हमें इसके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों फाइंड करना है। ग्रेविटेशन के लिए हम क्या लिखा करते थे सर? ग्रेविटेशन के लिए जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड में आर स्क्वायर। यहां पर क्या लिखा करते थे? के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवीजन में लिखा जाएगा आर का स्क्वायर। बस ये छोटी सी बात आपको अप्लाई करनी है। ये कैसे लिखा जाएगा वह आपको अप्लाई करना है, और फिर दोनों के बीच का रेशियो लेना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। तो क्या यही सुनाया गया था? एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, बेटा। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। टाइम टेबल ऐप पे बेटा नोटिफिकेशन पे अपलोड किया गया है, वहां से देख सकते हो आप। हाँ, सॉल्यूशन के साथ ही आएगा। समझ, हमें बताया गया कि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, और उन दोनों के बीच का क्या पूछा गया बेटा? रेशियो पूछा गया है। तो हमने जी एम मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर का स्क्वायर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने का तरीका तो यही था ना, दोनों के बीच अपोन करके दोनों के बीच का डिस्टेंस आर का स्क्वायर। अब दोनों के बीच का रेशियो लोगे आप। एक बार कहानी में मैं बता देता हूं कि इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। कहीं पे लिख देता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻17 kg,
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिखा जाएगा सर 9.1 इंटू 10⁻31 kg लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज पूछा जाए तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देख कैलकुलेशन वाला पार्ट बच रहा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट बच रहा है, वो बेटा आपको करना पड़ेगा, वह आपको करना पड़ेगा। अगर मैं क्लासेस में थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ना चाहूं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा, ये कोशिश आपको करनी पड़ेगी। हां, मैं मेरी ओर से कंसेप्चुअल एरर कोई भी नहीं रहने दूंगा, जितनी भी बात कंसेप्चुअल होगी वो सारी बात मैं बताऊंगा। कभी कभार आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा, ये गिनती में आप रखना, ये आप गिनती में रखना, क्योंकि तभी हम नंबर ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तादाद बढ़ा सकते हैं सेशन में। अदरवाइज अगर मैं पूरा क्वेश्चन हर एक कैलकुलेशन के साथ हर बार करवाने लगा, ऐसा नहीं है कि हर बार मैं आपको दूंगा, लेकिन हर बार मैं करवाने जाऊंगा तो कभी कभी क्लास एक्सटेंड होगी, उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, या फिर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन की कमी भी आपको, मतलब ऐसी कि हम नंबर ऑफ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे उतनी। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन लूं, तो इस वजह से आपको कभी कभार कुछ कैलकुलेशन मैं आपको होमवर्क में देता जाऊंगा कि ये आपको करनी है और वेरीफाई करनी है कि इसका आंसर, हालांकि मैं कैलकुलेशन पहले से करके लाया हूं, उसका आंसर क्या आएगा वो भी मुझे पता है। इसका आंसर देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि कुछ आ रहा है 10⁻39 के आसपास, 39 के आसपास, ये मैं कैलकुलेशन करके लाया हूं, लेकिन ये आपको वेरीफाई करनी है कि ये सही है या नहीं है। मैंने कंसेप्ट यहां से बता दिया है कि ये कहानी है, मोटी मोटी कहानी ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। और जो क्वेश्चन में पूछा गया था वह ये पूछा गया था, ये पूछा गया था क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो क्या होगा वो पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन ये है। लो, तो ये आंसर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये आंसर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। वेरीफाई करना होगा आपको, ये आपको वेरीफाई करना होगा। कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही सेम है ना। उन्होंने पूछा कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का कैसा होगा, दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन के बीच का कैसा होगा। मतलब कि अगर ये भी प्रोटॉन और दूसरा वाला भी प्रोटॉन, तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लिखा जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखा जाएगा। तो ग्रेविटेशन लिखने का तरीका वही था, मास ऑफ प्रोटॉन दो बार आ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर, और लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में k q1 q2 क्या आ जाएगा। अरे सीधी सी बात है, प्रोटॉन की चर्चा हो रही तो e का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब रेशियो ले लो दोनों के बीच का, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड में आ जाएगा ग्रेविटेशन, रेशियो ले लो दोनों के बीच का, सिंपल सी बात। रेशियो लोगे आपको आंसर मिलेगा। और कैलकुलेशन में वापस बोल रहा हूं, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कुछ आंसर सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। वेरीफाई करना, आपको पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना होगा। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेगा सेशन का, एक लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? एक क्वेश्चन कर ले क्या लास्ट का? हाँ, छुट्टी, लेकिन बस एक लास्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन सेशन का। आर स्क्वायर है ना, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा दोनों का रेशियो लोगे तो। ठीक है, आप ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे यस, मतलब है आपके अंदर। अरे जोश पूछता हूं, हाउ इज द जोश का मीनिंग यही होता है ना कि आपके पास कितनी क्षमता है बैठने की। अब अभी भी आप वो माइंडसेट से आ रहे हो कि 1 घंटे में क्लास छूट जाएगी तो बहुत दिक्कत है आपके साथ, आपको सुधरना होगा। और नहीं सुधरोगे तो मैं पकड़ के सुधारूंगा, क्योंकि अब तो हाथ पकड़ा है तो लास्ट तक हमें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे ऊपर है, तो हम छोड़ेंगे नहीं बेटा आपको। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सेशन का। बताओ कि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम होती है, अगर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, पहले तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम क्या है वही पता नहीं है, लो कर लो बात।
हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है अपने पास, तो उस पे कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होता है। अब हाइड्रोजन लाइक सिस्टम क्या होती है कि सर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में 1H1 मतलब कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, ये है हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। तो उन्होंने यही पूछा कि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम में ग्रेविटेशन फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है। कूलम्बिक फोर्स यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवीजन में ग्रेविटेशन फोर्स, इनका रेशियो क्या होता है। लो ये क्वेश्चन था आज का, ये क्वेश्चन था आज का। सी डी, अरे यार हाँ अभी छोड़ दूंगा बेटा। तरुण बोल रहा है कि सर ऑनलाइन क्लास में कैसे पकड़ोगे। बेटा वही तो खास बात है, वही तो खास बात है। ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे पकड़ पकड़ के नाक खींच के कान रगड़ के ऐसे चिमटी दूंगा, पता ही नहीं चलेगा कि बहुत हार्म किया है, लेकिन बहुत हार्म करूंगा। ठीक है, अब अभी आ जाओ, अभी इस क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। सी नहीं आएगा बेटा, हाँ आप सिंप्लीफाई करना। देख इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए F इलेक्ट्रोस्टैटिक K E स्क्वायर डिवीजन में R स्क्वायर, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ये लिखा जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर डिवीजन में लिखा जाएगा R का स्क्वायर। अब ग्रेविटेशन वाला F ग्रेविटेशन, G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवीजन में R का स्क्वायर। तो कुछ तरह से ये वह क्वेश्चन नहीं हो गया जो हमने पहले किया था, कुछ तरह से ये क्वेश्चन नहीं हो गया जो हमने पहले किया था। अरे यही तो है, देख यही तो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला, अरे यही तो है 10⁻, इसका आंसर क्या आ रहा था 10⁻39। उठा ले यहां से, उठा ले यहां से, थोड़ा थोड़ा पैच कर दे, क्योंकि पहले ही हमने कर रखा है ना क्वेश्चन। तो हाँ कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ी थी, लेकिन यही तो क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी कुछ ऐसा ही आएगा। ये ऑप्शन इसका सही बन जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा ए। वापिस एक बार कैलकुलेशन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ए आएगा, कशिश बोल रहा है सही है, पूजा ने भी सही आंसर दिया है, वरना मोस्टली ने गलत आंसर ही दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं। आज के सेशन में मोस्टली आपने क्या क्या पढ़ा है सर, कूलम्बिक लॉ से शुरुआत की थी हमने, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है, इफेक्ट ऑफ मीडियम नहीं पढ़ पाए हैं, ना ही ये वेक्टर फॉर्म पढ़ पाए, और लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात अगले सेशन में होगी। ये सारी चर्चा होगी वो अगले सेशन में होगी। ठीक है, यहां तक रखते हैं। कुछ होमवर्क आपके लिए बस यही है कि आज के सेशन में जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से कर लो, जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए एक बार अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो और रिवाइज कर लो, बस यही काम है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो कल लगानी है, ये वाली है वो कल लगानी है, अगर जितनी लग पाए उतनी बढ़िया है, लेकिन 1.1 से 1.8 तक की एक्सरसाइज आपको लगानी है एनसीईआरटी में से कल के सेशन के बाद। ठीक है, यहां तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में उसी जोश उसी जुनून के साथ, लेकिन तैयार रखना क्योंकि ये सेशन जब रिवाइज करके आओगे तभी अगला सेशन समझ में आएगा, क्योंकि इस कूलम्बिक लॉ के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वेक्टर स्लो हो सकता है, इफेक्ट ऑफ मीडियम हो सकती है, वो सारी चर्चा कल के सेशन में होने वाली है। तो आज का सेशन मस्ट रिवाइज करके नेक्स्ट सेशन में आना उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, और तैयारी रखना क्योंकि अच्छे वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।